प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू भद्रा और हरियाणा हरिभूमि में कार्यरत हूँ। और हमारे साथ आज हैं आईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी। आज जो संसद में प्रियंका गांधी ने अपनी बात कही है, और खास करके उनके तेवर और ऐसी थी जो कि प्रधानमंत्री पर सीधा उसने हमला किया है, तो इसी विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारे साथ शिवाजी सरकार जी हैं। सर नमस्कार। सर हाँ नमस्कार। पहले तो कि प्रियंका गांधी का जो संसद में भाषण है वो देखने में तो काफी प्रभावी लगता है, और संघ को लेकर अटैक किया है प्रधानमंत्री पे, संविधान को लेकर के अटैक किया है, जाति जनगणना को लेकर अटैक किया है। तो इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी का मैं इसको लॉन्चिंग तो नहीं कहूंगा, लॉन्चिंग तो उनकी 2017 से हो चुकी है। और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में और लोकसभा चुनाव के और भी कई स्टेट्स में उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को एक लीडरशिप दी है, खास करके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, स्ट्रेटेजिकल लेवल पे, वो अपने आप में कांग्रेस को एस्टेब्लिश होने में बहुत उसको मदद मिली है। अगर आप रायबरेली और अमेठी की सीटों को देख ले, उसकी जो पूरी उन्होंने 6 हफ्ते वहां रह के जिस तरह से पूरा चुनाव को लड़ा, उसमें 2 सीटें जो है राहुल गांधी और अमेठी की सीट कांग्रेस निकाल ले गई, और निकाली नहीं ले गई, बड़े असरदार तरीके से निकाल ले गई। और साथ में बीजेपी के जो सबसे बड़बोले उनके एमपी थे, उनकी बोलती बंद करवा दी। ये अपने आप में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट माना जाना चाहिए। अचीवमेंट इसलिए कि कांग्रेस ने सोचा था कि इस चुनाव उनके लिए बहुत आसान तो नहीं रहेगा, पर उन्होंने शायद इतना भी नहीं सोचा था कि रायबरेली की सीट जो है वो इस तरह से जीत लेंगे कि बीजेपी अपने आप को ध्वस्त होता हुआ महसूस करेगी। तो ये जो कांग्रेस, अगर आप देखें, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये दोनों मिलके कांग्रेस की जो रिवाइवल है उसके 2 बहुत बड़े किरदार हैं। और इस किरदार के वजह से यूपी में भी जो परफॉर्मेंस आया, जो समाजवादी पार्टी के साथ हो, कांग्रेस की सीटें बढ़ी, उसकी सीटें और बीजेपी की सीटें सबसे कम हो गई, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। यहाँ पे सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जो अगर बात करें लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस की, जिसमें कि आपने बात की है, तो कांग्रेस को जो सीटें दी गई थी सपा के गठबंधन के साथ, उसमें से तो वो सीटें अपनी जीत नहीं पाए, बहुत कम सीटें जीती। एक तो ये बात। दूसरी बात की जो अमेठी और रायबरेली की बात करते हैं, तो ये दोनों ही सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। और जब राहुल गांधी को अमेठी में की हार हुई थी और बीजेपी जीत गई थी,
तो उस समय में ये था कि एक उस कांग्रेस के लिए सेटबैक था। अब जो दोबारा जीत हुई है कांग्रेस को, तो इसको एक तरह से घर वापसी कर सकते हैं, ना कि कोई कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रदर्शन। और अगर गठबंधन में आप देखें इंडिया ब्लॉक में, तो ममता बनर्जी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी और डीएमके, एम के स्टालिन की पार्टी, ये तीनों पार्टी के सीट को निकाल दीजिए तो फिर तो कुछ बचता नहीं है। इंडिया ब्लॉक जिसको के परफॉर्मेंस को जो कहा जाता है कि ये कांग्रेस या उसकी विनिंग है या जीत है, या 2014 में बहुत अच्छा किया। इवन कि 2017 में जब प्रियंका गांधी को यूपी की कमान दी गई थी, तो उस समय भी कांग्रेस ने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो इस हिसाब से इस इन सब चीजों को देखते हुए आप कैसे विश्लेषण करते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा इससे आपसे थोड़ा सा फर्क महसूस करता हूँ। यूपी में कांग्रेस और सपा का जो तालमेल रहा, तो भले ही कांग्रेस को 6 सीटें मिली हो, कांग्रेस लड़ी भी कितनी थी, कुल मिला के 17 सीट ही तो मिले थे उनको। और 17 सीटों में से ये आना यूपी जैसे जगह पे जहां चुनाव में टक्कर ही नहीं, टक्कर के अलावा भी जो बीजेपी है वो कई तरह से दूसरे तरीके से भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, जो वहां वहां नहीं कर पाई, जिसको अपने स्ट्रेटेजीज को रोकना पड़ा। और बीजेपी के अंदर खुद सवाल उठने लगे कि बीजेपी की परफॉर्मेंस इतनी खराब कैसे हो सकती है। तो इन चीजों को आप अगर नजरअंदाज करते हैं, सपा और कांग्रेस मिला के अगर 43 सीट लेकर आती है, तो उसको क्या हम इतना अंडरमाइन कर सकते हैं कि ये किसी के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं है? जहां नहीं, बीजेपी के अंडरमाइन की बात 17 सीट हुआ करती थी, वहां पर एक एक सीट बीजेपी को लड़के लेना पड़ा, जो भी लेना पड़ा, और उसमें भी उनको बड़ी परेशानियां हुई। शायद मैं कांग्रेस। अंडरमाइन की, एक मिनट सर, मैं अंडरमाइन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस की जो व्यक्तिगत या प्रियंका गांधी की उपलब्धि की बात जिस तरह से आपने की, तो मैं अगर उस नजरिए से देखूं, तो उस नजरिए के हिसाब से मैंने आपसे जानना चाहा कि इस प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस की व्यक्तिगत उपलब्धि इस तरह की नहीं है। गठबंधन में अगर साथी हैं, नहीं उनके नहीं सब एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। तो मेरा नजरिया ये था, इससे आपको इस ये जानना था कि इसको आप कैसे देखते हैं, कि क्या ये उनकी वाकई में प्रियंका गांधी की उपलब्धि है या कांग्रेस की उपलब्धि है, ये जानना चाह रहा था। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, आप उसको प्रियंका गांधी का माने, राहुल गांधी का माने, एज ए कांग्रेस होल माने, अलग बातें हैं, पर ओवरऑल जो है, कांग्रेस ने जो कमबैक की जो कोशिश की, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस कामयाब रही। कांग्रेस ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि वो सपा को सीटें ज्यादा दे रही है, पर कांग्रेस ने ये ख्याल जरूर रखा कि सपा के साथ मिलकर हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें लानी है। और वो जो उनका जो था, जो गाजियाबाद में सबसे पहला जो उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी उनका कहना यह था कि हम दोनों मिलके यूपी में बीजेपी का सफाया करेंगे। तो बीजेपी का सफाया इन दैट एग्जैक्ट जो सेंस है, उसमें भले ही आप ना किए हो, पर 73 से लेकिन धक्का 33 लगा पे है। आ जाना बहुत कुछ कहता है। धक्का तो लगा है इसलिए निश्चित रूप से। मैं उसको दूसरे तरीके से एक, इसको आप बीजेपी के लॉस न भी माने, तो ये जो सारी चीज जो है, जो कहा जाता है कि दो लड़कों का जो एक खेल रहा, उसमें ऑपोजिशन का एक रिवाइवल हुआ, और उसमें कांग्रेस ने जो एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, उसका असर पूरे हिंदुस्तान की जो सियासत है उस पर हमें देखने को मिल रही है। आप उसके बाद तेलंगाना देख लीजिए, बीजेपी के एस्टाउंडिंग सक्सेस के बाद भी बीजेपी के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी जीत के सेलिब्रेशन आज तक नहीं कर पाई, और महाराष्ट्र में जीतने के बाद भी बीजेपी को जितनी मुश्किलें फेस करनी पड़ रही है, उतनी मुश्किल वहां से उतनी सीटें न मिलने के बावजूद नहीं हो रही। तो जी जी। ये जो परसेप्शनल चेंज आया है पॉलिटिक्स में, देखिए बहुत सारी चीजें काउंट करती है, एक परसेप्शनल चेंज आया है। अब जीत के भी जीत को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके लोग खुद आपके साथ नहीं है।
ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो इसलिए मैं ये सारे सिंड्रम में कांग्रेस की कितनी सीटें आई है, कैसी आई है, किस तरह से आई है, मैं उस पर भी नहीं जाता। पर कांग्रेस की सीटें पहले से ज्यादा आई हैं। कांग्रेस ने बड़े क्रिटिकल सीट से जीती हैं, और कांग्रेस ने अपने अलायंस पार्टनर्स को जीतने में मदद की है। ये जो इसीलिए है हिंदुस्तानी सियासत को बदलने का यहाँ जो पे एक रास्ता उन्होंने बनाया है, वो अपने आप में मैं समझता हूँ एक देखने की और समझने की चीज है। यहाँ पे एक छोटा सवाल इसमें जोड़ना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई थी और नॉर्थ इंडिया में जो कांग्रेस की उत्तर भारत में जो हालत है, उसको देखते हुए क्या प्रियंका गांधी का एक कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट वायनाड से लड़ना उचित था? उससे क्या मैसेज ये कांग्रेस दे बताइए रही है? कौन ऐसे। मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ। इस चुनाव के दौरान बार बार ये बात आ रही थी कि नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अयोध्या से चुनाव लड़के न लड़के बनारस से ही चुनाव लड़ना क्यों उचित समझा। और बनारस के चुनाव में अगर आप देखें, वहां बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को किनारे करके रख दिया गया, और गुजरात से आए हुए हजारों जो उनके कार्यकर्ता थे, या जो जिस भी लेवल के लोग थे, वही हावी रहे वहां। उसके बावजूद उनके सामने जो कैंडिडेट था अजय राय, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, फिर भी लोग सोचते थे कि ये उतने कामयाब नहीं होंगे, उतने मजबूत नहीं है, पर उन्होंने नाको चने चबा दिए। और गठबंधन में वहां पर नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को वहां पहुंचना पड़ा, खास करके कि उनको किसी तरह से जिताया जाए। तो इसको अगर आप, इन सारी चीजों को अगर आप जोड़ें, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी सीट को महफूज नहीं रख पा रहे थे, वैसे हालात में कोई भी कैंडिडेट जो है वो सेफेस्ट से चुनता है, और कोई भी पार्टी है विनिंग गेटिंग को सेटिंग देती है। तो उस हालात आज में के वैनाथ से लड़ने में कौन सी बुराई है। मैं नहीं, मैं ये नहीं ठीक मालूम। मैं तो सिर्फ ये समझना चाहूंगा कि वैनाथ से अगर प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा, जहां से सीट ऑलरेडी कांग्रेस जीत चुकी थी, राहुल गांधी ने खाली ये किया, सवाल वहां से अगर वो दोबारा हुए, तो इसमें ये कौन सी बुराई है या कौन सी प्रॉब्लम है। इसमें इसमें बात बुराई की नहीं है सर। सवाल ये था कि जो एक पार्टी का जो नया चेहरा, जो जिसको कि पहले हम लॉन्चिंग कर रहे थे, अभी कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में एंट्री हो रही है। और चूंकि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस की स्थिति खराब है, तो उसमें अगर इस क्षेत्र से वो अपना प्रतिनिधित्व किसी से करती, जहां पर कि जो सीट उनके हाथ में नहीं है वो सीट आ सकती है, तो वो कांग्रेस का फायदा होता। जो सुरक्षित सीट है, जिसको आना ही है, किसी को भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं थी। मेरा ये एक तो सवाल था। इसे आगे बढ़ते हैं, आज के भाषण पे आते हैं। आज के भाषण में अगर देखें तो शुरू शुरू में ही प्रियंका गांधी ने कहा कि ये संघ का विधान नहीं है, ये संविधान है, और अगर बीजेपी को 24 में लोकसभा में पूर्ण बहुमत, अच्छे से बहुमत आता, तो संविधान बदल देता। एक हाइपोथेटिकल बात थी जो संसद में कही गई। जबकि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, दो चीज पे हम ध्यान देना चाहेंगे कि पहले संशोधन से लेके और 2024 तक में संविधान में 127 संशोधन हुए हैं, और 127 में से 98 संशोधन कांग्रेस के शासन में हुए हैं। तो संविधान को कौन बदल रहा है? जो फैक्ट है वो कांग्रेस पे लागू होती है। इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई, और 356 का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस के समय में हुआ। तो संविधान की जो पालना की बात बीजेपी पे आज प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पे हमला किया, संघ के बहाने हमला किया, और संविधान बदलने का जो आरोप लगाया, इस आरोप को आप किस दृष्टि से देखते हैं? कितना सच है? इस संविधान में खुद प्रोविजन किया गया है कि संविधान को आप बदल सकते हैं, उसके प्रोसेस हैं, जरूरत के हिसाब से उसको कर सकते हैं। संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन जो बीजेपी कांग्रेस ने किए हैं, मोस्टली वो संशोधन वैसे हैं जिसको को कि कई कानूनों को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको किया गया डिफरेंट टाइम्स।
इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट के साथ कुछ और चीजें जो की गई, उस पर जरूर सारे सवाल उठे, और वो सवाल उठे ही नहीं, उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और मिसेस गांधी ने 77 के इलेक्शन के बाद जब 80 का चुनाव आया, तब तक उन्होंने खुद जो गलती की उसको उन्होंने माना कि हाँ, उनसे गलतियां हुई। तो ये किसी भी बीजेपी ने अगर आज तक कोई गलती की है तो उन्होंने माना नहीं। बीजेपी कभी गलती करती नहीं है, पर सियासत में ऐसा होता नहीं है। सियासत में कुछ लोग अच्छे भी काम करते हैं, कुछ करते करते गलतियां भी होती है। और जी मैं जी। समझता हूं ये है किसी भी व्यक्ति का या पार्टी का एक स्ट्रेंथ है कि वो अपनी गलतियों को भी मान ले। तो कांग्रेस में ने वो साहस दिखाया है। दूसरी चीज, आपने कहा कि कांग्रेस ने एक गलत प्रचार किया कि संविधान को बीजेपी बदल देगी। कांग्रेस ने तो कभी कहा ही नहीं है। अगर पूरे लोकसभा चुनाव के 6-8 महीने पहले का नहीं दौर तो आप देख लें, आज के भाषण से जो आज ने जो प्रियंका गांधी बोला है, उसमें जो पहली लाइन है कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता तो सॉरी बीजेपी को अगर पूर्ण बहुमत अकेले दम पे मिलता और 400 सीट जैसे बात कर रही थी अगर मिल जाती तो बीजेपी सरकार संविधान को बदल देती। ये पहले ही मतलब जो अपने भाषण की शुरुआत करी है उसके इंट्रो में ही ये मतलब शुरू में ही इन्होंने ये बातें कही है। तो मैंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही खुद ही संविधान को लेके इतना संदिग्ध और इतने सारे चीजें हैं, तो वो संदिग्ध पार्टी क्या है? कैसे बीजेपी पे संदिग्ध इमरजेंसी मतलब कि पीरियड के दौरान जो हुआ है उसके अलावा, नहीं नहीं, उसके अलावा इमरजेंसी ही भी। नहीं, हाँ, जी जी संविधान बोलिए। को जो संविधान को जो बदलने की प्रक्रिया है उसमें संशोधन और 3 तरह से संविधान को बदला जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। वो अगर हम संख्या को काउंट करें तो कांग्रेस की सरकार में तो 98 संशोधन हुए हैं, बीजेपी की सरकार में 20-22 संशोधन हुए हैं। तो उस हिसाब से तो कांग्रेस ज्यादा खड़ी है ना कि संविधान की बदलने की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा आपने अपनाया। 356 का दुरुपयोग आपने ज्यादा किया, यानी कि संविधान का दुरुपयोग ज्यादा किया, राज्य सरकारों को ज्यादा आपने हटाया है। बीजेपी के टाइम में तो मेरा ये कहना है कि जब आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, तो उस आरोप के पीछे जब आप खड़ा होकर देखेंगे तो ज्यादातर तो चीजें संविधान के जो रूल टूटे हैं वो कांग्रेस की सरकार के समय में ज्यादा टूटे हैं। तो वो किस तरह से आरोप लगाने के लिए खड़ी है, वो उस चीज को हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि उसमें कैसे उसको नहीं, देखते मैं हैं कि जब मैं ही मेरा अपना ही अतीत अच्छा नहीं है तो मैं आपको कैसे दोषी या कुछ ठहरा सकता हूं कि आप ये गलत कर रहे हैं। ये बताइए, कांग्रेस ने इमरजेंसी के पीरियड की मैंने बात की, उसको छोड़ दीजिए आप। उसके अलावा जी जब भी कोई भी कानून पे चेंज किया, कांग्रेस ने उस पर वाइड डिस्कशन किया, पूरे पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी किया। और किसी भी पार्टी ने इमरजेंसी के पीरियड को छोड़ के, क्या कांग्रेस के इस कदम पर कभी भी, चाहे वो लोहिया रहे हो, चाहे बीजेपी के नेता रहे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, या कोई और भी रहे हो, क्या तो कहने कभी का मतलब कांग्रेस के, एक सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या कांग्रेस के कभी किसी पार्टी ने इस बात पे आलोचना की कि उन्होंने जिस तरह से अमेंडमेंट्स किए, उन्होंने बदला नहीं है, अलग बिल्कुल अलग सेक्शंस उन्होंने अमेंड किया है, कई चीजें को उस अमेंडमेंट्स में चेंज किया है, और 2/3 बहुमत के साथ किया है, जिसमें कई बार जो है ऑपोजिशन के पार्टीज भी उनके साथ एक साथ जाके वोटिंग किए, रिकॉर्ड है। जी तो सर। ये अगर सबके साथ मिलके इस चीजों को कर रहे हैं और ऑपोजिशन पार्टीज जो है उस पर कभी उंगली नहीं उठाई है, आज अब भले ही कह लीजिए इतनी गिनतियां इतनी हो रही है और इतनी कम हो रही है, पर उस वक्त तक जो है कभी किसी ने कहा कि कांग्रेस ने जो काम किया है गलत किया है? तो ये एक प्रोसेस की बात है, ये कॉन्फिडेंस की बात होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी पे। दूसरी चीज, प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि आप बदल देते, पर ये बदल देते का जो उनका आज का स्टेटमेंट है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? चुनाव के दौरान। चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने भी, कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, ये नहीं कहा कि बीजेपी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो तो उनके खुद के अपने कैंडिडेट्स दिखाना शुरू किया। उनका जो अयोध्या का कैंडिडेट था, उन्होंने खुद कहा, लल्लू सिंह ने, कि अगर हमारे जिस दिन 400 आएगा हम संविधान को बदल डालेंगे।
संविधान को बदल डालना, संविधान में संशोधन करने में बहुत फर्क होता है। जी जी जी, आगे बढ़ते संशोधन सर। के संविधान संशोधन का अधिकार आपको देती है, बदलने का अधिकार नहीं देती है, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने का अधिकार नहीं देती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के सुरक्षा में सबसे आगे है। तो ये वो दो संभव भी नहीं है। स्टेटमेंट है कि आप जो जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और जिस तरह से प्रैक्टिकली हुआ है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। जी, आगे बढ़ते हैं उनके उन्हीं। देखिए, सिर्फ सिर्फ लल्लू सिंह ही नहीं कहे, कांग्रेस के कई और नेता ने, बीजेपी के कई और नेता ने कहा 400 सीट का मतलब है कि हम संविधान को बदल डालेंगे। और ये जो संविधान के बदल डालने का नारा रहा है, ये सिर्फ बीजेपी नहीं कहती रही है। बीजेपी के जो सहयोगी संगठनें हैं वो भी बार बार कहते रहे हम तो संविधान बदल डालेंगे, संविधान गलत है। ये तो बार बार, वो तो ऑलरेडी सारे स्टेटमेंट सामने हैं। अभी आप बिल्कुल। कहेंगे मुझे 10 मिनट अलग से वक्त देंगे तो मैं सारे वो डॉक्यूमेंट निकाल के आपको दिखा दूंगा। तो इसलिए प्रियंका गांधी ने आज अगर उस पर स्ट्रेस किया है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है बीजेपी के ही तरफ से, तो उसमें गलत क्या है? ठीक है, आगे गलत आप बढ़ते हैं कह सर। सकते हैं कि हमारे ऊपर आप, चूंकि बीजेपी ने अपना स्टैंड बदल दिया कि हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे। आरोप कोई नहीं लगा रहा है। आपका जो व्यवहार रहा है, आपने जो खुद कहा है, आज अगर विपक्ष वही बात कर रही है तो आपको खुद सोचना चाहिए कि हमें हमारे खिलाफ इस बात को करने की दूसरे की जरूरत क्या पड़ी। तो ये अब अपने उसके आप आगे में जो स्टेटमेंट है वो फैलेसिड है। आगे बढ़ते हैं सर, उन्हीं के भाषण से हम अगला एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि आज प्रियंका गांधी ने लेटरल एंट्री और निजीकरण का आरोप लगाया सरकार पे कि सरकार लेटरल एंट्री के जरिए और निजीकरण के जरिए आरक्षण को कम करना चाहती है या आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ये अपने भाषण में आरोप लगाया। इसके साथ ये एक चीज है कि जो लेटरल एंट्री का प्रावधान है वो कांग्रेस के समय में आया। उसके बाद जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो कांग्रेस के समय में हुआ। गेट पे जो समझौता हुआ वो कांग्रेस के समय में हुआ। तो जो निजीकरण के जितने भी अस्त्र है वो और नरसिम्हा राव के सरकार के समय से कांग्रेस ने की नीतिगत स्तर पे निजीकरण को अपनाया गया था। तो जब एक सरकार ही इन के पॉलिसी में ये सारी चीजें पहले से चली आ रही थी तो उस पे एक नई सरकार पे या अभी मौजूदा सरकार पे उसी बिंदु को लेकर के आरोप लगाने को आप कैसे सही समझते हैं या किस तरह से समझते हैं इसको? देखिए, आपने इसमें दो चीजें अलग अलग हैं उसको एक साथ जोड़ा है। लेटरल जी एंट्री, तो जी सुन लीजिए मेरी बात। हर सरकार में कुछ एक ऐसे पॉलिसी मेकिंग लेवल पे कोशिश होती है कि उन जगहों पर ऐसे लोग आए जो एक लीडिंग पोजीशन दे सके। जैसे सैम पिट्रोडा रहे हैं, और भी नाम लिए जा सकते हैं। सैम पिट्रोडा रहे जी जी या प्रशांत मौलानोविश जो रहे हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो फाउंडर रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के स्टैटिस्टिक्स को एक इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज सिस्टम बनाया, जो प्लानिंग कमीशन को जिन्होंने बनवाया, वो भी लेटरल एंट्री कहा जा सकता है उनको। उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन किया था क्या? पर कितने हुए कांग्रेस के जमाने में ऐसे लेटरल एंट्रीज? कांग्रेस के जमाने में जो लेटरल एंट्रीज हुए हैं वो बहुत नपे तुले हुए हैं जरूर। आई थिंक और 48 के आसपास। टोटल ना कितने सालों में? हाँ हाँ, आई थिंक 48 के आसपास मैक्सिमम। 48 के आसपास कितने सालों में हुए हैं ये भी तो देखिए आप जरा। जी 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 जी, ये तो 48 आपने के सही। लिए आप छोड़ देते हैं अब कि पिछले 10 साल का छोड़ देते हैं, मानते 60 साल में 48 अगर किए हैं, क्या बहुत ज्यादा नहीं, होते हैं बिचारी क्या? बाद में आया था। नहीं, बिचारी बाद में हाँ, आया था ना ये लेटरल एंट्री का क्या विचार ही बहुत बाद में आया था। तो 10-15 साल में मान के चलिए, 10 साल नहीं, में। आप गलत सोच रहे हैं। लेटरल एंट्री नेहरू जी के समय वक्त से है। प्रशांत मौलानबीश के जो अपॉइंटमेंट था वो नेहरू जी के जमाने में हुआ। अच्छा, फिर तो मुझे मालूम नहीं है। ठीक। जी हाँ। तो इसीलिए मैंने कहा 60 साल में अगर 48 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। हर सरकार को जरूरत होती है कई तरह के टैलेंट की, वो जी करते हैं और इसीलिए उसका प्रोविजन है। पर यहाँ इस वक्त जो है बीजेपी ने कितने किए हैं वो भी आप संख्या देख लीजिए, और कितने ज्यादा हाँ करने की क्या जरूरत थी, है ना? और क्यों किया? इन्हें वे
जो आईएएस का सिस्टम का जो सिलेक्शन था उसको कॉन्वोलेट करने की कोशिश की, और ऐसे टैलेंटेड लोगों को, कुछ एक है जो बाकी बड़ा टैलेंटेड रहे हैं, पर उसमें अगर पनागड़िया टाइप के लोग रहे हो वो निकल जी। क्यों गए, ये भी बात है। तो कई अच्छे लोग उसमें से निकल के चले गए, ये भी सोचने की बात है कि ऐसा भी क्यों। और जिस तरह से लिया गया, बीजे देखिए कांग्रेस के जमाने में जिन लोगों को भी लिया गया उनको एक मेरिट के वजह से लिया गया, उनकी एक खास जरूरत की वजह से लिया गया, एक्सपर्टीज की वजह से लिया गया। वो इसलिए नहीं लिया गया कि किसी विचारधारा से वो जुड़े होते रहे। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क होते हैं, सारी चीजें होती हैं, सभी को पता है राजनीति में क्या होता है, पर इस वक्त क्या हुआ, तो ये हमें डिफरेंस को समझने की जरूरत है। और क्यों किया गया है उस पर सरकार खुद जो है अपने को डिफेंड नहीं कर पाती। मैं नहीं कहता हूं कि लेटरल एंट्री किया तो कोई गलत काम किया, पर उस सरकार को उस बारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने जो किया वो सही किया। सरकार कहीं ना कहीं उसमें जो है अपने को कमजोर महसूस करती है, गड़बड़ यहां पे माना जाता है। आपका एक दूसरा सवाल था इससे जुड़ा हुआ, निजीकरण से, मतलब निजीकरण को निजीकरण, लेके आरोप लगा। हाँ। बिल्कुल सही बात है। देखिए निजीकरण का जो है शुरुआत कहां से होती है, 1991 के लिबरलाइजेशन, जी, आपसे बोला। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस होती है, और जिसको कि मनमोहन सिंह लेके आती है नरसिंह राव की सरकार में, और उसको पूरा पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट करती है, जबकि हिंदुस्तान के तमाम और लोग जो हैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। हिंदुस्तान की जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, हिंदुस्तान की जनता बहुत क्रिटिकल रही है। और निजीकरण के बाद हमने सबसे पहली क्या चीज महसूस की, 1991 में जब बजट आया, और 92 के बजट के साथ ही जिस तरह से शेयर घोटाले हुए, उसके बाद एलआईसी घोटाला, उसके बाद तमाम बैंक घोटाला, तमाम जीआईसी घोटाला, और इस तरह के कई एक के बाद एक आपके यूटीआई खत्म हो जाना, और किसने, कौन था उसमें, हर्षद मेहता। सारा मुल्क इसके खिलाफ था। बीजेपी ने जरूर उसको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया, पर बीजेपी की जब सरकार आई तो उन्होंने भी उसको कंटिन्यूड रखा। केतन पारेख का जो इंसिडेंट हुआ, शेयर स्कैम, वो एनडीए 1 के वक्त हुआ। निजीकरण का जो रोड मैप कांग्रेस ने दिया, बीजेपी जो है उसके भी क्रिटिकल रही है कि आपने बड़े ऐसे गलत निजीकरण किए हैं, और उसके अंदर बड़ी बातें हुई हैं, अटल जी के जमाने में बातें हुई हैं, पर कांग्रेस ने उसको चेंज नहीं किया, नहीं रोका। अटल जी की सरकार आई, उन्होंने भी नहीं रोका, उन्होंने बल्कि और सिस्टमेटाइज किया, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई, और तमाम एचएमटी वगैरह तमाम जो प्राइवेट सेक्टर है उसका निजीकरण की प्रोसेस, सेंटर और होटल का निजीकरण का प्रोसेस, ये जारी सब किया। किसने किया, बीएसएनएल का निजीकरण का प्रोसेस किसने किया, हम्म। क्यों नहीं रोका। अगर आप उससे सहमत नहीं थे तो आपको रोकना चाहिए था। बीजेपी के अंदर से तमाम ऐसे बड़े थिंकर थे जिन्होंने कहा कि सरकार को इन चीजों में नहीं जाना चाहिए और इस सरकार को विरोध करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद यूपीए के दौरान जो है, आप कह सकते हैं नरम गरम की स्थिति रही, कुछ हुए भी कुछ कम भी हुए, पर यूपीए के दौरान जो है, जब लेहमान ब्रदर्स का जो स्कैम हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, अमेरिका में हुआ, बैंक डूब गए, उस वक्त हमें यहां कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यूपीए सरकार के जो वित्त मंत्री थे, जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमारे इंडस्ट्री के इंसेंटिवाइजेशन की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं थी। और ये जितने भी बैंक घोटाले हुए उसके बाद, तमाम बड़े बड़े कंपनियों ने पैसे लिए, पैसे चुकाए नहीं, सत्यम का घोटाला हुआ, कई लोग और पैसे लिए और विदेश भाग गए, ये सारा उस पीरियड का देन है। अब सवाल यहां पर यह है कि जब
सबको मालूम था कि ये गलत हो रहा है, बैंकों का जिस तरह से पैसे लूटे गए वो गलत हो रहा है। तो जब बीजेपी की सरकार दोबारा आई तो सबसे पहले बीजेपी की सरकार को क्या करना चाहिए था? इन चीजों को खत्म करना चाहिए था, प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को पूरा रिव्यू करना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं किया? सर समय थोड़ा कम है, इसको यहीं पे विराम देना पड़ेगा चर्चा को। आज आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगा, और बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं इसको क्लोजिंग करना चाहूंगा। फिर अगर इस विषय पे हम दूसरी बार कभी फिर बात करेंगे। आज ये थे हमारे साथ आईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी, जो कि प्रियंका गांधी के कांग्रेस के आज जो प्रियंका गांधी का संसद में संबोधन था उस पे अपनी बात रख रहे थे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनके पक्ष को और उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट हैं उस एस्पेक्ट्स को उन्होंने विश्लेषण किया, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। आपका सर धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद।